The next topic that we are going to discuss is electric field at a point on the axial line of electric dipole. Axial line मतलब किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सियल लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि इलेक्ट्रिक डायपोल मैंने आपको क्या बताया था कि डायपोल मतलब दो पोल हैं, दो पोल की कॉम्बिनेशन होती है ना, डायपोल। ठीक है, और इलेक्ट्रिक पोल्स हैं, इसका मतलब चार्ज की फॉर्म में है ये। और कैसे लेंगे इसको, पहले नेगेटिव चार्ज आएगा और फिर आपका आएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना, इसी सीक्वेंस में आप इसको रखोगे तो ये आपका हो गया डायपोल। इस तरीके से मान लो इसको, ये आपका डायपोल है। ठीक है ना, ये नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। और ये सेंटर पॉइंट होता है जिसे अपन सेंटर ऑफ डायपोल भी बोलते हैं, ओ से डिनोट करते हैं। और लेंथ ऑफ द डायपोल क्या हो जाएगी 2L, यानी कि ये L और ये L। ठीक है ना, तो लेंथ ऑफ द डायपोल हो गई। अब हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो एक्सियल लाइन क्या होगी, इसके ऊपर ये वाली जो लाइन है ये एक्सियल लाइन है। ठीक है ना, किसी भी डायपोल की इस लाइन को अपन क्या बोलते हैं, एक्सियल लाइन बोलते हैं। अब इस एक्सियल लाइन के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी, तो मान लीजिए कोई पॉइंट ले लेते हैं, इसके ऊपर इनके नाम रख देते हैं। ये ए पॉइंट, दिस इज योर बी पॉइंट, और ये पॉइंट जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है इसको हमने नाम रख दिया इसका सी पॉइंट। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है तो इसके लिए हमें एक टेस्ट चार्ज लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने क्या रख दिया, एक टेस्ट चार्ज ले लिया, और टेस्ट चार्ज में पता है कि पॉजिटिव होता है। ठीक है ना, तो इस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है एक्सियल लाइन के ऊपर ड्यू टू दिस डायपोल। तो अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी ड्यू टू बी के हिसाब से क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये देखिए बी पे जो चार्ज है वो भी पॉजिटिव है और टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है, तो क्या करेगा, रिपेल करेगा ये। तो मैं दूसरा पेन ले लेता हूं, तो क्या करेगा, रिपेल करेगा इन द सेंस, तो इस तरीके से फोर्स लगेगा अलोंग दिस लाइन, ये फोर्स ऐसे जाएगा। ठीक है ना, और जिस तरफ फोर्स होता है उसी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई ये, इसको अपन नाम दे देते हैं 1। तो E1 अपना क्या हो जाएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी ड्यू टू बी। और अलोंग किस डायरेक्शन में जा रही है ये, अलोंग BC की तरफ जाएगी। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी ड्यू टू ए की वजह से क्या होगा, तो ए देखिए नेगेटिव चार्ज है और ये देखिए पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अट्रैक्ट होगी, मतलब इस तरीके से अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच अट्रैक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी, इसको नाम दे देते हैं अपन E2। तो E2 किसके बराबर है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी ड्यू टू ए। ठीक है ना, और अलोंग किस तरफ गई है, अलोंग सी से ए की तरफ जा रही है। ठीक है ना, तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गए हमारे पास, और हमें पता है कि इन दोनों में से बड़ी कौन सी है, बड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी है, E1 बड़ी है। क्यों, E1 इलेक्ट्रिक फील्ड इज ग्रेटर देन E2। क्यों, क्योंकि E1 किसके वजह से है, ड्यू टू चार्ज एट B, और B और C के बीच में डिस्टेंस कम है, तो इसकी जो रेंज है उस हिसाब से ये ज़्यादा बड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। जितना अपन चार्ज से दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी उतनी ही कम होती चली जाएगी। ठीक है ना, तो C के ऊपर अगर आप देखोगे तो B के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो ज़्यादा आएगी एज कम्पेयर टू A। ठीक है ना, तो E1 इज ग्रेटर देन E2। तो ओवरऑल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी हो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो क्या हो जाएगी आपकी, कितना इस पर असर आएगा, तो वो हम निकालेंगे E बड़े में से छोटा, E1 माइनस E2, E1 माइनस E2। और अलोंग किसके अलोंग बनेगी ये, तो जो बड़ी है उसकी तरफ जाएगी, यानी कि E1 की जो डायरेक्शन है अलोंग BC। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक फोर्स तो इधर लग रहा है,
ठीक है ना, F1 फोर्स इधर लग रहा है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, और ये है अपना 8 न्यूटन, ठीक है ना, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, और एक फोर्स इधर लग रहा है इसके ऊपर F2 जो कि है 2 न्यूटन फोर्स है। तो अब रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, F नेट क्या होगा, ऑब्जेक्ट किस तरफ मूव करेगा, F नेट क्या होगा, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना हो गया 8 - 2 यानी कि 6 न्यूटन, ये रिजल्टेंट फोर्स होगा। और किस तरफ लगेगा ये, अलोंग दिस डायरेक्शन। अगर इसको मैं नाम दूं A C और ये B, तो अलोंग AC, मतलब इस तरफ जाएगा ये फोर्स, ठीक है ना। तो वही चीज़ है, क्यों, यहाँ पे F1 की वैल्यू बड़ी है और F2 की छोटी है, तो F1 - F2, ठीक है ना, F1 - F2 तो 6। तो यही सेम चीज़ यहाँ लग रही है, ये सेम चीज़ यहाँ देखने को मिल रही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स दोनों की डायरेक्शन सेम होती है, ठीक है ना। तो आप इसको वैसे भी समझ सकते हो, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये इस तरह की सिचुएशन आएगी, ठीक है ना। अभी देखिए इसके ऊपर डेरिवेशन करते हैं अपन, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगी। लेट सी बी ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड एट C ड्यू टू चार्ज प्लस Q, चार्ज इज E1, ठीक है ना। तो C के ऊपर इसके वजह से, B चार्ज की वजह से, B के ऊपर चार्ज कौन सा, प्लस Q, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने आपको कहा था क्या होता है फॉर्मूला, E इक्वल्स टू KQ/R², ये होता है। तो इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पुट करेंगे, तो E1 क्या हो जाएगा, K और Q क्या है अपना, ये वाला चार्ज, सोर्स चार्ज प्लस Q, और डिस्टेंस कितना हो जाएगा BC डिस्टेंस होगा। तो BC डिस्टेंस कितना होगा, तो देखिए टोटल सेंटर से यहाँ तक डिस्टेंस कितना R, और उसमें से हम L माइनस कर देंगे, तो R - L का होल स्क्वायर, BC² है, ठीक है ना। और किस तरफ होगा, अलोंग, ये दूर ढकेलेगा इसको, तो अलोंग BC ये डायरेक्शन आएगी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आ गया। इस तरीके से ड्यू टू नेगेटिव चार्ज विच इज एट A, यहाँ के हिसाब से देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी, E2 K, अब देखिए ये -Q है और AC², तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा A और C के बीच में, तो L + R, ठीक है ना। तो L + R का होल स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग CA, ठीक है ना। अब क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है तो आप यहाँ पे इसको नेगेटिव लीजिए, ये नेगेटिव में आएगा आपका, ठीक है। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू द कंबाइंड डाइपोल, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी आ जाएगी, बड़े में जो छोटा माइनस कर देंगे, तो E1 - E2, ठीक है ना, बिकॉज E1 इज ग्रेटर देन E2। तो E1 और E2 की वैल्यू ऊपर निकाल चुके हैं, दोनों को पुट करेंगे, सोल्व करेंगे इसको, तो ये आप करके देखना रफ कॉपी में अपने, जब आप सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी अपनी E = 2K, P क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, ठीक है ना, किसके बराबर होता है, Q2L, ठीक है ना, और ये आ जाएगी R² - L² का होल स्क्वायर, और ओवरऑल इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग BC हो जाएगी। तो ये आपका नेट रिजल्ट आया। अब इसके ऊपर केस स्टडी कर लेते हैं। तो फॉर ए शॉर्ट डाइपोल, अगर डाइपोल की लेंथ बहुत ज़्यादा छोटी है तो उस केस में क्या होगा, L की जो वैल्यू है वो नेग्लिजिबल हो जाएगी, L की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेग्लिजिबल हो जाएगी उस केस में। तो L की वैल्यू अगर हम 0 पुट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका R⁴, ठीक है ना, R⁴। तो एक ऊपर R है तो उससे कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपका E = 2KP/R³, ठीक है। तो ये आपका एक रिजल्ट आ गया। तो इससे, इस एक्सप्रेशन से क्या समझ में आता है अपने को, कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R³ के, ठीक है ना, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के। और डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन का मैंने कहा था अलोंग BC है, तो BC, ठीक है ना। तो देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो आई यहाँ पे, उसकी डायरेक्शन भी क्या आ रही है अपनी, अलोंग BC, मतलब वो भी नेगेटिव टू
पॉजिटिव की तरफ ही जा रहा है, यानी कि दोनों की ही इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डायपोल की दोनों की ही डायरेक्शन सेम होगी, ठीक है ना। तो डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, दैट इज एट एक्सियल पॉइंट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द एक्सिस एंड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट दोनों की ही डायरेक्शन क्या होगी, इसमें सेम होगी अपने पास।